नमस्कार, स्वागत है आपका बजट डे रियल एस्टेट स्पेशल में। मैं हूं दीपक यादव। बजट 2025 का हर इंडस्ट्री को इंतजार था। आज वो इंतजार खत्म हुआ। वित्त मंत्री की 1 घंटे 14 मिनट की स्पीच में मेन फोकस आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, एमएसएमई, फ्यूचर सिटीज और मिड इनकम को राहत देने पर रहा। ये बजट रूरल कंजम्पशन को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर है, इससे भारत की आर्थिक क्षमता को और अधिक गति मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में काफी कुछ मिला। मसलन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को नील वैल्यू दिखाने की अनुमति मिली। रेंट पर टीडीएस 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। स्वामी फंड 2.0 के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड एलोकेट किया गया। जीसीसीज के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करने की बात की गई है। तो आज के ये ऐलान रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार को कितना सपोर्ट करेंगे, ये तो इंडस्ट्री के दिग्गज ही बेहतर बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ रियल एस्टेट के सबसे शानदार गेस्ट हैं, सबसे शानदार पैनल है। बात करेंगे उनसे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री ने आज के बजट में क्या कुछ ऐलान किया है। The annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. The annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs. The UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 passengers in the next 10 years. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. तो ये कुछ ऐलान थे जो वित्त मंत्री ने आज बजट डे के दिन किए। अब इन ऐलान का रियल एस्टेट सेक्टर पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही शानदार पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप। हमारे साथ अनुज पुरी हैं, चेयरमैन एनारॉक। संजय दत्त हैं, एमडी एंड सीईओ टाटा रियल्टी। और रजत रस्तोगी हैं, सीईओ वेस्ट पूर्वांकरा। तो बहुत स्वागत करेंगे निरंजन सर, अनुज जी, संजय सर और रजत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन सर, सबसे पहले आपसे ही श्री गणेश करते हैं। आज के अगर हम देखें तो डायरेक्ट वे में शायद कुछ कम ऐलान थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ वित्त मंत्री ने दिया रियल एस्टेट के लिए। फर्स्ट रिएक्शन आज के बजट पर आपका क्या है? ये बजट तो हम एकदम कह सकते हैं कि ये मिडिल क्लास बजट रहा, प्योरली सेटिस्फाइंग द मिडिल क्लास कंप्लीटली। ये मुझे लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 मिडिल क्लास बजट रहा है। और उसके ऊपर जो ध्यान दिया गया है और राहत दी गई है, तो मिडिल क्लास खुश हो गए। इसकी कॉन्सिक्वेंशियल जो इफेक्ट है वो सब सेक्टर्स में है, परचेसिंग, स्पेंडिंग पावर, रिटेल और घर खरीदने में। ये सब एरियाज में इसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट जरूर आएगी। तो ये एक फर्स्ट बात है, मुद्दा बात है। दूसरी बात जो रही है वो है स्वामी फंड, जो आपने जिक्र की। स्वामी फंड बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अभी जो बताया हमने ने कि भाई इतने मकान उनको क्लियर कर दिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स जैसे एनसीआर एरिया में, दूसरे एरिया में हैं, वो अटके हुए हैं, वो स्वामी फंड के द्वारा जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करते हैं, उसमें अब स्वामी फंड 2 वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा हो जाए और जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसमें निकल सके। तो ये आई थिंक बहुत ही बड़ी बात रही। छोटी बातें जो रही है वो है टीडीएस जो रेंट के ऊपर है, 6 लाख है। वो टीडीएस उस समय नहीं भरना पड़ता है, पर वो टैक्स तो लगता ही है।
तो उसमें कोई नहीं है। और दो मकाने हैं जो पहले लोग एक गांव में रखते थे, एक अपने मेन शहर में रहते थे, या दो मकान एक ही शहर में खरीदते थे, तो उसके ऊपर नोशनल टैक्स लग जाता था। तो इसलिए उन्होंने जो परिवर्तन कर दिया, अभी दोनों फ्लैट में अनकंडीशनल उन्होंने बताया कि वो कर लेंगे। तो मेरे अंदाज से ये सब जैसे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं समझता था कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सरकार ने की वो थोड़ा कम रहा है, क्योंकि आज की तारीख में 2024 में जो इलेक्शन ईयर रहा, उसके कारण काफी इन्वेस्टमेंट जो था, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टारगेट मुझे नहीं लगता था जो पूरा करना चाहते थे वो नहीं हुआ है। और आगे हम समझते थे कि इसको कुछ बढ़ा के वो लोग करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। पर बैलेंस बजट कर दिया और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर दिया, मींस वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल, काफी बैलेंस बजट था। और सही बात है कि डायरेक्ट वे में भले कम चीजें थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ मिला। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, स्वामी 2.0 के लिए 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। जाहिर तौर पर स्वामी की सक्सेस को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। अभी भी स्ट्रेस प्रोजेक्ट जो हैं, जो लास्ट माइल फंडिंग की वजह से फंसे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये स्वामी 2.0 कितना असर डालेगा, क्योंकि आप स्वामी को काफी बेहतर तरीके से आपने समझा है, कैसे देखते हैं आप स्वामी 2.0 को? और इसकी जो रफ्तार है, मुझे लगता है शायद थोड़ी स्लो है। जब स्वामी फंड 1 लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इस देश में 3,50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फंसे हुए थे। और ये स्वामी फंड जो है अफोर्डेबल होम्स के लिए, लास्ट माइल फंडिंग के लिए किया गया था। तो ऑब्वियसली इश्यूज नोएडा में, बाकी सब जगहों में जहां पे डिले और स्टक हो गए थे बिकॉज मार्केट बहुत खराब थी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उसका सक्सेस रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, और वो जो कैपिटल डिप्लॉय हो चुकी है, मैं जहां पे डिले और स्टक हो गए थे बिकॉज मार्केट बहुत खराब थी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उसका सक्सेस रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, और वो जो कैपिटल डिप्लॉय हो चुकी है, ये 15,000 भी एक अच्छा निर्णय है। अगर ये क्विकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आई एम श्योर सरकार और अदर जो बॉडीज हैं, मेरे ख्याल से इसमें प्राइवेट डिस्ट्रेस फंड भी रेज हो सकता है। विदेशों से इतना पैसा आने को तैयार है और भारत में भी इतने इन्वेस्टर्स हैं कि वो एक अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी सही है और इसमें रिफॉर्म्स और इसमें जो लास्ट इन फर्स्ट आउट निरंजन जी बात कर रहे हैं, अगर लास्ट माइल फंडिंग में अगर कोई लास्ट में आ रहा है और वो सीनियर चार्ज रखता है प्रॉपर्टी के ऊपर, पहले वो पैसे अपना निकालते हैं, अगर ये सब कंफर्ट और स्ट्रक्चर सही रहा जो इसमें स्वामी फंड 1 में हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी कमी है, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख करोड़ की कमी है, लेकिन अगर ये सही तरीके से चलते रहे तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल, यानी स्वामी 2.0 एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है उन प्रोजेक्ट के लिए जो कम से कम अटके हुए हैं। और ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जिसने रियल एस्टेट के जो होम बायर हैं उनके हाथ जलाए, उनका जो अनुभव है वो खराब किया है, जिसकी वजह से आज तक रियल एस्टेट भुगत रहा है इस चीज को। अनुज सर, आपसे समझना चाहेंगे, अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे में अर्बन चैलेंज फंड बहुत बड़ा अमाउंट वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। और जो शहरीकरण है बढ़ तो रहा है, लेकिन शायद सिस्टमैटिक नहीं बढ़ पा रहा है। हम चाहे किसी मुंबई को देखें या दिल्ली को देखें, ट्रैफिक की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है। तो ये जो अर्बन फंड है, ये कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है शहरों में एक अच्छी वसाहत के लिए? दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको बुलाया। दूसरा मैं बोलूंगा, जो मेरे को ये पूरे बजट में दिखा है, मुझे ऐसे लगा कि ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं एक्सेलरेट करने के लिए विकसित भारत को, और उसके अंदर रियल एस्टेट जो है एक काफी बड़ा पर्सपेक्टिव लेके आता है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर हमें इसको कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ बनाना है, तो मुझे इस बार ही लगा कि बहुत सारी चीजें करी हैं बजट के अंदर, जिससे रियल एस्टेट जो है और स्ट्रांग होएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, एनहांस कंजम्पशन की तरफ, और बड़ी क्लियर फोकस से था। एक पार्ट जो आपने बोला वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा पार्ट था, वो इनकम टैक्स रिलीफ से भी बड़ा पार्ट था। ऑल्दो सारे शोज के अंदर इनकम टैक्स रिलीफ
फॉर द मिडिल क्लास ही चल रहा है कि 7 लाख रुपए से जो थ्रेशोल्ड था बढ़ के 12 लाख रुपया हो गया। Correct. मेरे हिसाब से उससे बड़ा जो है ये 1 लाख करोड़, जो आपने सही बोला, अर्बन चैलेंज फंड फॉर न्यू एज सिटीज। मेरे को ऐसे लगता है कि इसमें मैसिव अर्बन डेवलपमेंट होगी इस फंड से। अर्बन डेवलपमेंट होती है, वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आता है, एनहांस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस होता है तो रियल एस्टेट का जो पोटेंशियल होता है उस सिटी का, वो अनलॉक हो जाता है एंड पूरी सिटी जो है वो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ मेजर ग्रोथ हब। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड है, ये आप देखेंगे इसके अंदर न्यू एज सिटीज बनेंगी एंड जो आज की डेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज सारे के सारे उसी जगह सिटी में रहना चाहते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर उनको लगता है सिर्फ इसी जगह है। Correct. वो जो है एक्सपैंड हो जाएगा और जैसे ही एक्सपैंड होता है रियल एस्टेट पोटेंशियल बढ़ेगा एंड सिटी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। और मैं एक और कॉम्प्लीमेंट दूंगा दीपक जी आपको और आपके प्रोड्यूसर को, जो आपने शुरू में क्लिप दिखाया, मुझे तो ऐसे लगा आपने पूरा हमारा पैनल का समरी वो क्लिप में दे दी। पूरा अर्बन चैलेंज से लेके, स्वामी फंड से लेके, उड़ान स्कीम से लेके, पीएम गति जो शक्ति है उसमें थोड़ा और आप ऐड कर देते, टूरिज्म और वेयर हाउसिंग का भी उन्होंने दिया, करेक्ट सर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का, टैक्स बेनिफिट का आपने किया जो प्रॉपर्टीज के लिए है, दो घरों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया आपने समराइज किया उसको। बिल्कुल सर, आप लोगों से ही सीख कर इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। रजत सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हमने देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, जो पहले एक घर को हम नोशनल रेंट देते थे, अब 2 घरों को हम नोशनल रेंट से एक तरह से फ्री कर दिया है। तो जाहिर तौर पर सेकंड होम की बात कर लें, जैसा कि निरंजन सर ने भी कहा कि एक घर गांव में रखते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो इसको बढ़ावा मिलेगा, दूसरे घर की ओर भी लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो टैक्स का पैसा बचेगा, 12 लाख की जब स्केल बनेगी, लोगों के पैसे हाथ में आएंगे, तो क्या वो पैसा सेकंड होम की तरफ जाता हुआ दिखेगा? तो दीपक जी, पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। निरंजन जी ने एकदम सही बोला और आपकी बात भी एकदम सही है कि आज जो ब्याज दरों में कमी हुई है उससे सबसे पहले इम्पैक्ट अपना डिमांड पे आएगा, खासकर उन लोगों पे जो छोटे शहरों में घर रखते हैं और बड़े शहरों में सोचते हैं घर रहें, टैक्स का इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से आज उनको एक रिलीफ मिलेगी वेयर इन सेकेंड होम विल बिकम, सो दैट इज अ वेरी गुड, अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स डिमांड क्रिएशन इन एटलीस्ट इन टियर 2 सिटीज। दूसरा, ऑफ कोर्स आज हमारा जो, मैं अगर पूरा बजट होलिस्टिक देखता हूं तो ना कि सिर्फ सप्लाई साइड पर, डिमांड साइड पर भी जो अब ब्याज दरों का हुआ है उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज, जैसे अनुज जी ने बोला, आज जो अर्बन चैलेंज फंड है इसका जो महत्व है वो है कि जो आज 100 स्मार्ट सिटीज जो देश में बनेगी, जिसके बारे में हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे जो रियल एस्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो हम लोग के लिए बहुत एक पॉजिटिव मूव है। करेक्ट। निरंजन सर, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जिक्र इस पूरे बजट ऐलान में देखने को नहीं मिला, और हम एक तरह से देख रहे हैं कि डेवलपर्स का भी फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग से कम होता जा रहा है। सरकार ने भी इस बार ऐलान में कहीं भी उसको रखा नहीं, तो क्या सस्ते घर अब प्राथमिकता में नहीं रह गए हैं? दीपक जी, ये जरा पेन पॉइंट है मेरे मन में। तो कहना ये है कि आज के तारीख में मुंबई जैसे शहर में आप अफोर्डेबल हाउसिंग बना ही नहीं सकते। 2 कारण हैं। एक तो लैंड प्राइसेस रेडिएटर रेट बढ़ा दिए, ऊपर से टैक्सेस इतने हैं कि वो आपका अफोर्डेबल को अनअफोर्डेबल बना देते हैं। कोई भी घर हमारे कोई भी कंपनी से, टाटा हाउसिंग से ले, पुरनकरा से ले, किसी से भी आप लेंगे तो आज की तारीख में 50% जो कॉस्ट अपना प्राइस है उसका टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं। तो या स्टैंप ड्यूटी है, या जीएसटी है, या अपने लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, या एडिशनल एफएसआई की कॉस्ट है, ये सब आप मिलाएंगे तो लगभग 50% जो कॉस्ट है वो एक्चुअली टैक्सेस सरकार की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है। तो इसलिए ये बात के ऊपर कोई गौर नहीं किया, और ये चैलेंज हमारे लिए बहुत है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हम कैसे करें। एक तरफ हम जरूर जो पटपट्टी में जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको हम मुफ्त में घर देते हैं, लेकिन उसमें आधा लोग तो अफोर्डेबल कर सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग आप बनाएं तो।
तो मेरे अंदाज से ये समस्या के ऊपर न केंद्र सरकार भी नहीं और स्टेट सरकार भी अभी तक ध्यान नहीं दिए। पर लेकिन क्या हुआ है कि ये बैलेंसिंग करने में एक्चुअली जो राहत दी है ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जो अभी जो अर्बन चैलेंज फंड किए वो एक कैटलिस्ट है। तो पूरे पैसे सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार नहीं देगी, उसमें आप बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, दूसरे अपने लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन भी रेज कर सकते हैं पैसे। तो ये सब मैटर्स हम कैसे भी पूरा कर दें। नहीं तो ये 1 लाख करोड़ तो बहुत ही कम पड़ेंगे, वो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट फ्री पैसे हैं तो बहुत लाभदायक है, लेकिन ये कम पड़ेंगे मेरे अंदाज से। लगभग ये सब करने के लिए पूरे जो 100 शहर हैं उसमें 5 लाख करोड़ की जरूरत है। पर नेचुरली फंड्स के कंस्ट्रेंट के कारण 1 लाख करोड़ भी काफी ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल सर, शुरुआत अच्छी है, शुरुआत होती है और उसका जब असर दिखेगा उसके बाद इस फंड का एलोकेशन भी बढ़ता हुआ हम देखेंगे शायद जरूर। वित्त मंत्री का ध्यान इधर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बजट डे पर रियल एस्टेट स्पेशल शो जारी है। हमारे साथ एक शानदार पैनल है और रियल एस्टेट पर हम चर्चा कर रहे थे कि वित्त मंत्री ने आज जो ऐलान किए हैं उनसे रियल एस्टेट के लिए क्या निकल कर आया है, डेवलपर्स के लिए क्या निकल कर आया है, होम बायर्स के लिए क्या निकल कर आया है, इसी पर चर्चा जारी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार संजय जी आपके पास आते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि आज हमने बजट में देखा कि जीसीसीज के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करने की बात की गई है। उसी के पैरेलल में अगर हम देखें तो उड़ान स्कीम के तहत 120 नए डेस्टिनेशन जुड़ेंगे और जीसीसीज का फायदा भी अब टियर 2 सिटीज को देने की बात हो रही। तो जाहिर तौर पर अब ग्रेड ए ऑफिस, एक अच्छा कमर्शियल एक्टिविटी हमको छोटे शहरों में दिखेगी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जाहिर तौर पर एयरपोर्ट आने के बाद शहर की रूपरेखा बदल ही जाती है। तो क्या अब सरकार का फोकस टियर 2 सिटीज की ओर शिफ्ट हो रहा है? सरकार का और कॉर्पोरेट्स का सभी का इंटरेस्ट है कि टियर 2, टियर 3 विकसित हो। और उसका रीजन यह है कि कंसंट्रेशन अर्बन सेंटर्स में बहुत एक्सट्रीम हो गई है। 10 to 20 मिलियन पॉपुलेशन मैनेजेबल नहीं होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप जितना मर्जी बनाएं वो संभाल नहीं पाते। तो इस साल लार्जेस्ट ऑफिस कंजम्पशन 79 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रॉस एब्जॉर्प्शन Jan 24 to December 24 हुई, highest in the country. Global GCC demand, 50% comes to India. So it's a big opportunity which already exists. Now, every commercial real estate creates an opportunity for residential. अगर आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो वही इंसान फिर रेजिडेंशियल भी इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। तो उसका 10 मल्टीप्लायर होता है। 100 स्क्वायर फीट अगर आप ऑफिस लेते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जितनी भी ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स है कि 40 से 60% जो माइग्रेंट्स वर्कफोर्स है वो इन्हीं देश सिटी से आ रही हैं, टियर 2, टियर 3। तो इनके पास ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स है। प्रॉब्लम ये है कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी जो है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो वेंडर बेस है, और वहां की जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी और सरकार है, क्या वो उसका उतना प्रोत्साहन देती है कि नहीं देती। इस वजह से नहीं जा रहे। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि गुड़गांव के बाहर आ गया मानेसर, बेंगलोर में आ गया व्हाइटफील्ड, पुणे में आ गया हिंजेवाड़ी, चेन्नई में आ गया ओएमआर। सो एक ही सिटी के आउटर पेरिफेरियल में एक और सिटी बन रही है बजाय टियर 2, टियर 3 में जाने के चक्कर में। एग्जैक्टली ये बड़ी अहम बात आपने कही। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, जो भी बड़े शहर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया कि सिटी के बाहर एक और सिटी बन गई, बजाय हम छोटे शहरों में उस चीज को बढ़ते हुए देखते। अनुज सर, इसी पर मैं चाहूंगा कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम बात करें। जीसीसीज का फोकस जाहिर तौर पर फिर इंडिया में छोटे शहरों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब टियर 2 सिटीज पर फोकस आएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पीई फंड है, उनका रिएक्शन क्या होगा? संजय ने ठीक बोला बिल्कुल कि जीसीसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे फ्रेमवर्क बन गए हैं हमारे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये एक नेशनल गाइडेंस हम फ्रेमवर्क बनाएंगे जो स्टेट्स को हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में, प्रमोट करने में जीसीसीज। बिकॉज ये जीसीसीज सिर्फ 4-5 मेट्रो सिटीज में नहीं रह सकते, दे हैव टू गो बियॉन्ड।
आपने बिल्कुल सही बोला साथ में दीपक जी के ये उड़ान की स्कीम जो है 120 न्यू डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेगी। 4 करोड़ पैसेंजर्स इस पे ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट डिकेड से। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार में, अदर रीजन में, तो इनसे बहुत इनहैंस कनेक्टिविटी हो जाएगी टीयर 2 टीयर 3। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लेके आएंगे जीसीसी के लिए, जिससे इंडिया की पोजीशन ग्लोबल बिजनेस हब में स्ट्रेंथन होगी। इससे क्या होगा दीपक जी, जो इंडिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। इससे हम ऑफिस स्पेस की डिमांड जो है मेजर सिटीज के अंदर प्लस टीयर 2 सिटीज के अंदर काफी उभरती देखेंगे। एंड इससे जो प्राइवेट इक्विटी है वो टीयर 2 टीयर 3 में पॉजिटिवली देखने लग जाएगा। आज की डेट पे जाता नहीं था वो, क्योंकि वो बोलता था वहां पे कोई ऑफिस ही नहीं है। और जो प्राइवेट इक्विटी है दीपक जी, वो रेजिडेंशियल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उसको इंटरेस्ट है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स लाइक ऑफिसेज के अंदर, रेजिडेंशियल में नहीं है। तो अगर ऑफिसेज टीयर 2 टीयर 3 में थे ही नहीं तो प्राइवेट इक्विटी जाता ही नहीं था। अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की जो नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क प्लस जो उड़ान स्कीम आ रही है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ऑफिसेज जाएंगे टीयर 2 टीयर 3 में। और आपका सवाल बिल्कुल जाएगा कि उसके हिसाब से फिर प्राइवेट इक्विटी उन शहरों को बहुत पॉजिटिवली देखेगी। बिल्कुल। रजत जी, एक शॉर्ट में आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि हमने देखा कि रेंट पर टीडीएस 2.4 लाख जो था उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इससे क्या रेंटल हाउसिंग में सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है आपको? दीपक जी, रेंटल हाउसिंग में सप्लाई मैं नहीं कहता कि बहुत बढ़ेगी, बट हाँ थोड़ा शायद फर्क है। जब तक रिटर्न्स हमारे 4.5-5% रहेंगे, इट इज नॉट अ बिग सेगमेंट जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। बट यस, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मामूली से इसमें थोड़ा आएगा, बट इट्स अ नाइस स्टेप फॉरवर्ड। मैं ये बोलना चाहूंगा, नाइस स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल, यानी जो लोग नहीं इंटरेस्ट लेते थे अपना घर रेंट थोड़ा ज्यादा लेना चाहेंगे उसमें कर। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा ओवरऑल बजट है, जो हमारे पैनलिस्ट की राय है, ये बजट डायरेक्ट वे में शायद कुछ कम दिख रहा है रियल एस्टेट की, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जैसा कि अनुज जी ने कहा कि ये पिलर बनाने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने कि रियल एस्टेट एक मजबूत पिलर पर चले। क्योंकि अभी तक जो रियल एस्टेट काफी हद तक उम्मीदें थी कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो ज्यादातर उम्मीदें डायरेक्ट वे में थी, बहुत सारी मांग थी, लेकिन उनमें से तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश जरूर की गई है कि आगे की जो रियल एस्टेट की जो रूपरेखा होगी वो लगभग पूरी तरह से अलग होती हुई दिखेगी। तो इसी के साथ इस शो का समापन करेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे निरंजन सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुज सर, संजय सर और रजत सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को रियल एस्टेट पर बजट की ये बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।